नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के दौरान बताए हैं, उन सबको भी कवर किया जाएगा। ठीक है ना? आज संभवतः इलेक्ट्रोस्टैटिक का आखिरी लेक्चर होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यदि दो बराबर और समान आवेशों के बीच एक तीसरा समान आवेश रखा जाए तो यह तीसरा आवेश कैसा होगा? देखिए, आपसे ये पूछा गया है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये रहा। मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, दोनों आवेश। अब इनके बीच में हमने एक और प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है ना? पहले ये इक्विलिब्रियम में थे दोनों। अब इसके बीच में हमने प्लस क्यू आवेश रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या परिवर्तन होंगे। पहला, ये जो आवेश रखा है तीसरा, ये बाहर फेंक जाएगा, बाहर की ओर पुल हो जाएगा। तीसरा आपसे रखा गया है, रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब भी इक्विलिब्रियम में ही रहेंगे। तीसरा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। और चौथा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज नहीं होती है। नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नहीं, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी। इक्विलिब्रियम मतलब अगर दो समान आवेश हैं इनके बीच में और इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा आवेश आप अगर इन्हीं के बराबर परिमाण और प्रकृति का रखते हो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र कैसा होता है? देखिए, स्थिर विद्युत, यहाँ पर आपसे बोला गया एक कोई आवेश है जो स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो आसपास क्या होगा इसके? हमने अभी अभी पढ़ा है, इसके आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थिर विद्युत के स्थिर विद्युत आवेश के आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन अगर यही आवेश गतिमान होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। ठीक है ना? अगर गतिमान पूछे तो दोनों, और अगर स्थिर है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी केबल में विभव प्रवणता का न्यूनतम मान क्या होता है? मैंने आपको विभव प्रवणता बताई थी। विभव प्रवणता का मतलब था, मान लीजिए क्यू आवेश है, यहाँ पर एक बिंदु पी है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई या फिर विभव पी, विभव भी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर देखा जाए, पूरी डिस्टेंस हमने मानी कि एक्स है यहाँ पर। अब यहाँ से इस तरफ आने पर मतलब डी एक्स डिस्टेंस आगे आ गए और ये आ गया बिंदु, मान लीजिए जेड। ठीक है, जेड बिंदु पर विभव हो गया भी डैश। ठीक है ना? इसके बीच में जो विभव पतन हुआ वो हुआ डेल्टा भी। तो विभव प्रवणता जो डेल्टा भी है ना, वो कहलाती है भी डैश, सॉरी भी माइनस बी डैश। कितना विभव पतन हुआ उसे बोलते हैं हम विभव प्रवणता। ठीक है ना? अब उन्होंने पूछा विभव प्रवणता के न्यूनतम मान पर क्या होगा। देखिए, विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जी, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वी अपॉन एक्स इंटू लॉग कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होता था? ऐसे थी, ये वायर है और बाहर इंसुलेटर की परत मान लीजिए, ये हो गया कैपिटल डी बाई टू, और ये जो इतनी है ये है स्मॉल डी बाई टू। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया न्यूनतम विभव प्रवणता। अगर न्यूनतम मतलब जी मिनिमम, जी मिनिमम होने के लिए जरूरी है, देखिए बी तो कांस्टेंट है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी कांस्टेंट है, तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/x के। ठीक है ना? अगर आप जी मिनिमम चाहते हो जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, तो एक्स मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, एक्स मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल डी, इतना पूरा ले लोगे आप, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। तो कैपिटल डी आपने ले लिया, कैपिटल डी बाई टू, तो जो एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी कैपिटल डी बाई टू। अब जी मिनिमम, और यहाँ पर एक्स की जगह पर आपने लिया कैपिटल डी बाई टू। देखिए, एक तो अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे फॉर्मूले के माध्यम से तो आपको चल गया पता। दूसरा, अगर आप कैपिटल डी बाई टू लेते हो, एक्स की जगह कैपिटल डी बाई टू लेते हो, मतलब कि जो अभी पार्ट केवल इतना था ना, पूरा इसने ढक लिया, ये पूरा ही इंसुलेटर वाला पार्ट हो गया पूरा। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इंसुलेटर का ही पार्ट है। ये अगर हम कंडक्टर मानते हैं, ये जैसे कंडक्टर है अंदर वाला, और ये उसके ऊपर बाहर एक परत चढ़ी हुई है इंसुलेटर की। केबल होता है, केबल ऐसी होती है ना, अंदर कंडक्टर होता है इस तरह से, और उसके ऊपर परत होती है इंसुलेटर की। तो अगर आपने पूरे इंसुलेटर को ही मान लिया कैपिटल डी बाई टू, पूरे इंसुलेटर को ही अगर आपने ले लिया, तो कंडक्टर तो बचा ही नहीं। अगर कंडक्टर नहीं बचा न्यूनतम मान पर, तो इंसुलेशन की तरह है, मतलब इंसुलेटर। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता मैक्सिमम, तो जी मैक्सिमम के लिए जरूरी हो जाता है कि जो एक्स है वो मिनिमम हो। एक्स मिनिमम का मतलब होता है स्मॉल डी बाई टू। ठीक है ना? एक्स मिनिमम के लिए होता है स्मॉल डी बाई टू। स्मॉल डी बाई टू का मतलब ये है कि अब आपने ये वाला जो बाहर वाला इंसुलेशन का पार्ट था ये नहीं रहा, ऐसा था, ये था स्मॉल डी बाई टू।
और ये था कैपिटल डी बाई टू। अब आपने लिया है स्मॉल डी बाई टू, मतलब केवल आपने इतना पार्ट लिया, बाहर वाला तो लिया ही नहीं जो इंसुलेटर का था। तो इंसुलेटर का पार्ट लिया नहीं आपने, केवल बीच का लिया जो कंडक्टर पार्ट था। तो कैसा बताएगा, ऐसी कंडीशन में बताएगा कंडक्टर की तरह, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में बताएगा इंसुलेटर की तरह, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्यम की ढांकता हुआ ताकत, आपसे जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसकी बात की जा रही है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माध्यम की कैसी होगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अगर इसने पूछा है अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है क्या वो भी इंक्रीज होगी। दूसरा आपसे पूछा गया है यदि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया जाता है, अगर मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज किया जाता है तो क्या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा आपसे पूछा गया है यदि आपको यदि इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए सेम रहेगी, सभी इंसुलेटेड मटेरियल के लिए सेम रहेगी। दूसरा मॉइस्चराइजर के साथ बढ़ेगी, तीसरा टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। तो ये तीनों गलत हैं। ये आपसे अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात की जाए तो एप्सिलॉन डिपेंड करता है केवल पदार्थ की प्रकृति पर। जिस पदार्थ को आप इस्तेमाल करोगे उसी अनुसार डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर बस निर्भर करता है, इसके अलावा किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक आवेश जो निर्वात में रखे जाने पर समान और समान आवेश का मतलब यहाँ पर आपसे बोला गया है, समान और समान आवेश से मतलब है कि उसका प्रकृति में और परिमाण में दोनों में समान है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसी कंडीशन है, एक आवेश ये है प्लस क्यू और एक आवेश ये है प्लस क्यू, दोनों ही समान आवेश है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे +1 ले लो, +1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे +5 ले लो, यहाँ पर कुल मिला के समान लेना है, ठीक है ना। और उनसे पूछा गया है 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये 9 नहीं है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है, ये ऐसा है, ठीक है ना। न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होता है तो क्या कहलाएगा वो, बताइए क्या कहलाएंगे। वह आवेश, आवेश कितने हैं, इनसे आपसे आवेश के बारे में पूछा गया है कि कितना आवेश है, ठीक है ना। निर्वात में दो आवेश रखे हुए हैं और दोनों आवेशों के बीच में इतना बल लग रहा है, ठीक है ना। तो आवेश क्या है, आपसे फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती थी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। F की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और यहाँ पर आपसे बोला गया है इधर पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q समान है तो Q स्क्वायर और R हमने माना स्टैंडर्ड फॉर्म में 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जाएगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में कितना, 1, ठीक है। 1 लिया आपने, ओके। अब यहाँ पर Q है, ये Q स्क्वायर, Q बराबर कितना आ गया, Q बराबर आ गया 1, 1 कूलम, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर गलत दे रहे हैं बी, ऑप्शन डी ही सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम की ढांकता हुआ शक्ति आमतौर पर व्यक्त की जाती है, ढांकता हुआ शक्ति एप्सिलॉन की बात की है, एप्सिलॉन किससे रिप्रेजेंट की जाती है, V/m से, वोल्ट पर मीटर से। अब यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ है, आप अगर देखोगे तो मिलीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू दी पावर -3 का गुणा करना होता है। जब ये 10 टू दी पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये किलो में बदल जाएगा, 10 की पावर 3 वोल्ट पर मिलीमीटर, और 10 की पावर 3 को हम बोलते हैं किलो। तो क्या हो जाएगा आंसर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। क्या हो गया, ऑप्शन सी, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश प्रारंभ में 50 मिलीमीटर दूर थे। आपसे ये बोला गया है एक है प्लस आवेश और एक है माइनस आवेश, दोनों ही प्रारंभ में 50 मिलीमीटर दूर थे, बाद में ये 10 मिलीमीटर दूर रह गए, इन्हें पास लेकर आए। तो आपसे ये पूछा गया है कितना कार्य, मतलब बल, बल में कितने की वृद्धि होगी। पहले दूर थे 50 मिली, अब 10 मिलीमीटर ले आए तो बल में कितने की वृद्धि होगी। फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता है, बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर आवेश तो सेम है, K सेम है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R स्क्वायर। अब देखिए F1 अपॉन F2 बराबर R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर। R2 यहाँ पर कितना है 10 और R1 यहाँ पे कितना है 50 होल स्क्वायर। यहाँ पर F1 पुराने वाले F को F मान लेते हैं और नए को F2 लिखा रहने देते हैं। यहाँ पर आएगा 1/5 होल स्क्वायर, मतलब F2 की वैल्यू आएगी 25F।
अगर आप देखो तो कितना हो गया 25 गुना। लेकिन इस क्वेश्चन को आप एक और मेथड से करोगे, इतना नहीं करना है जो इतना किया है, ये नहीं करना। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए 1/r² के। यहाँ पर आर कितना हुआ, 1/5 हो गया है आर। 50 से 10 हो गया मतलब 1/5 हो गया है यार, 1/5 हो गया आर, हो गया ना, पांचवा भाग। तो यहाँ पर आर की जगह पे आपको सीधा लिखना है 1/5, क्योंकि 1/5 हुआ। ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 25 सीधा, तो एफ डैश बराबर 25 एफ। इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो जल्दी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बेहतर ढकता हुआ कौन सा है? सबसे बेहतर ढकता हुआ आपसे पूछा गया, मतलब कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। ठीक है, किस चीज की बात की जा रही है? स्ट्रेंथ की बात की जा रही है आपसे। तो यर, ग्लास, बेकेलाइट या पेपर। देखिए यर की मैंने, देखिए एक होता है के, जिसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रेंथ, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगर यर की देखो तो 1 थी। अगर हम ग्लास की देखते हैं तो 6 से 8, कई जगह पर 9 भी मिलती है तो 9 थी। बेकेलाइट की यदि आप देखते हो स्ट्रेंथ, तो बेकेलाइट की अगर आप स्ट्रेंथ को देखो तो आएगी 4 to 6, कई जगह पर 4.9 या 5 के आसपास भी मिलती है। इसके अलावा पेपर की अगर आप देखते हो तो ये आपके पास में ईयर की थी, ये आपके पास में ग्लास की थी, ये आपके पास में बेकेलाइट की थी, और यहाँ पर आता है आपके पास में पेपर। ठीक है ना। और अगर आप पेपर की देखते हो तो पेपर की मिलती है 2 से 4, है ना। कई जगह पर 2.1 2.4 भी मिलती है। वहीं अगर आप स्ट्रेंथ की बात करो तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? ईयर की होती है 3 × 10⁶, बैकलाइट की 24 × 10⁶। बैकलाइट की है ये, ग्लास की नहीं है। ग्लास की कितनी होती है? ग्लास की होती है 14 × 10⁶। बैकलाइट की होती है 24 × 10⁶, और पेपर की होती है 16 × 10⁶। कौन सी ज्यादा है? बैकलाइट। तो बैकलाइट की सबसे ज्यादा होगी, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, आपको इस चीज में बस याद रखना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है? बैकलाइट की होती है, ये आपको याद रखना है। बाकी परावैद्युतांक क्षमता के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई चीजों की। माइका, एयर, ग्लास, पेपर, ऑयल की सबसे कम होती है, आपको याद रखना है। तो ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, उन्हें आप याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी ढाकता हुआ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ये है कोई परावैद्युतांक, मान लीजिए ये है। ठीक है, हमने इसे एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश था, इससे ये निकल रही थी विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, विद्युत रेखा, और एक प्रभाव डालती थी आसपास के सभी क्षेत्रों में। अब आपने क्या किया, एक परावैद्युतांक को, ई को यहाँ पर एप्सिलॉन को लाकर रख दिया। तो आपसे पूछा गया है इस क्षेत्र की जो तीव्रता थी ई, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ई की वैल्यू, विद्युत तीव्रता कम हो जाएगी, विद्युत तीव्रता बढ़ेगी, रिड्यूस हो जाएगी, जीरो तक जाएगी, या फिर नहीं बदलेगी? सही आंसर डिक्रीज हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जो एप्सिलॉन होता है, जब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ेगी तो ये हो जाएगा कैसा? पोलराइज्ड। पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज्ड होने के बाद जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस पर ये अपना प्रभाव डालना शुरू करेगा, जिस वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबड़ या सपाट चमड़े पर, रबड़ की आपसे बात कीजिए, ये है रबड़। ठीक है, और आपसे बात की जा रही है सपाट चमड़े पर, ये है मान लीजिए एक सपाट चमड़ा। ठीक है, स्थैतिक आवेश उत्पन्न होने से रोकने के लिए, स्थिर आवेश, स्थिर है तो स्थिर आवेश उत्पन्न ना हो जाए, इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? पहला, सरफेस को मोस्टेंट कर दोगे। दूसरा, कंडक्टिव ड्रेस, कंडक्टिव ड्रेसिंग मतलब धातु की परत, एक सुचालक पदार्थ की परत इन दोनों पर चढ़ा दोगे। तीसरा, ऑयल कंपाउंड ड्रेसिंग मतलब एक ऑयल यौगिक की परत इन पर चढ़ा दोगे। और चौथा होता है टेल्कम पाउडर से स्प्रे कर दो, पाउडर से स्प्रे कर दोगे। देखिए, अगर स्थित आवेश उत्पन्न हो गया तो बचाने के लिए आप इस पे एक कंडक्टर की परत चढ़ा दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्थिर आवेश होता है, आवेश की प्रकृति होती है, वो कंडक्टर की सतह पर रहता है। ओके, अगर आवेश कंडक्टर की सतह पर है और आपने मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक रबर थी, है ये है रबर, इस पर आपने कंडक्टर की परत, तो जो आवेश उत्पन्न होगा, पहली बात तो उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और अगर उत्पन्न हो गया है तो आवेश इसकी सतह पर चला जाएगा, केवल सतह पर रहेगा, रबड़ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ओके, क्योंकि आवेश की प्रकृति होती है सतह, बाहरी सतह पर ही रहता है आवेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चरण मोटर, एक चरण मोटर का मतलब होता है सिंगल फेस मोटर, है ना, आपको याद रखना है सिंगल फेस मोटर। आपने सुनी होंगी सिंगल फेस, डबल फेस, घरों में जो बिजली आती है
वो सिंगल फेस आती है। लेकिन अगर किसी के घरों में एसी लगे हो, 2-3 एसी लगा लेते हैं, तो फिर वहाँ डबल फेस हो जाता है। वहीं अगर आटा चक्की बहुत ज़्यादा लोड उठाना हो, जैसे आटा चक्की आपने लगा दी, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो वो ट्रिपल फेस पर वर्क करती हैं, ठीक है ना? तो आपसे पूछा गया है, अगर आप सिंगल चरण मोटर मतलब सिंगल फेस मोटर है आपके पास, तो आप कौन-सा संधारित्र उपयोग में लाओगे? माइका, पेपर, इलेक्ट्रोलिटिक या कैपेसिटर? देखिए, प्रथम चरण मोटर है, मतलब कि आपको इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का उपयोग करना होगा। माइका, पेपर और सिरेमिक मैं आपको बता चुका हूँ। माइका हाई फ्रीक्वेंसी के समय पर उपयोग में लाया जाता है। वहीं अगर आप पेपर की बात करते हो, तो हाई वोल्टेज के समय उपयोग में लाया जाता है, और सिरेमिक टेम्परेचर कंट्रोल के समय उपयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेंस एक सर्किट घटक है जो सर्किट में परिवर्तन का विरोध करता है। किस चीज का? देखिए, कैपेसिटेंस एक सर्किट घटक है। ये है कोई सर्किट आपके पास, ठीक है? ये है एक सर्किट, और इसमें एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है। और भी चीजें हैं, प्रतिरोध भी लगा हुआ है, कुंडली भी लगी हुई है, तो एक कैपेसिटेंस भी लगा गया है। तो आपसे पूछा गया है वो किसका विरोध करेगी? सर्किट में क्या जाती है? धारा। धारा ही ना जाती है तो सर्किट में किसका विरोध करेगी? धारा का। जो आ रही है उसी का ना विरोध करेगी, तो करंट का विरोध करती है। ओके, कॉमन सेंस है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। एक कंडेंसर केवल डीसी के लिए उपयुक्त है। देखिए, कंडेंसर मेनली डीसी के लिए ही उपयुक्त होते हैं, है ना, एसी के लिए नहीं होते हैं। रीजन यही है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है। इधर तो कंडेंसर चार्ज हो जाएगा, पर इधर डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज। तो वर्क तो कर लेगा कहने को, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कंडेंसर मेनली डीसी के लिए ही उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि एक जैसी होती है। चार्ज हो रहा है तो चार्ज ही होगा, ठीक है ना? अब आपसे पूछा गया है, लेकिन सिर्फ डीसी के लिए, स्पेशली केवल डीसी पर ही काम करेगा। जो ये एसी पर चार्ज डिस्चार्ज भी हो रहा था ना, ये भी नहीं हो पाएगा, ये वाला भी काम नहीं कर पाएगा। केवल डीसी ही उपयोग में लाई जाएगी। तो कौन सा होना चाहिए आपकी नजर में? आपके ऑप्शन है मेटेलिक प्लेट, वेरिएबल गैंग कंडेंसर। गैंग कंडेंसर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। मेटेलिक प्लेट का मतलब ये है कि प्लेटें जो होती हैं धातु की बनी हुई होती हैं, ठीक है। दूसरा मेटेलिक पेपर कंडेंसर। पेपर कंडेंसर मैं आपको बता चुका हूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पेपर होता है और मेटेलिक प्लेट होती है। ऑयल इम्प्रेग्नेंट पेपर कंडेंसर। ऑयल इम्प्रेग्नेंट पेपर कंडेंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अगला ऑप्शन है डी, पोलर ओल्ड ओल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर, ठीक है। जो डीसी होती है ना, डीसी पर केवल और केवल एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर ही वर्क करेगा। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है ना। ये एक कहना चाहिए विशेषता है इसकी, ओल्ड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कंडेंसर की, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संधारित्र में विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। संधारित्र में विद्युत आवेश कहाँ संरक्षित होता है? बताइए आप। मेटल में, डाई इलेक्ट्रिक में। डाई इलेक्ट्रिक मतलब मेटल का मतलब, मेटल प्लेट का मतलब संधारित्र की प्लेटों पर। डाई इलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युतांक पर। दूसरा परावैद्युतांक और डाई इलेक्ट्रिक, सॉरी, परावैद्युतांक और संधारित्र की प्लेट दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो स्थिर विद्युतिकी की नज़र में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है फोर्स। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, या फिर माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, या फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ पे तो रिपल लगेगा, यहाँ पर भी रिपल लगेगा, और यहाँ पर लगेगा आकर्षण, ठीक है, इस तरह से। तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर के की आप बात करो तो वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹ क्या? न्यूटन पर कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये होती है। विद्युत क्षेत्र की अगर आप तीव्रता की बात करते हो ई, तो वो होता है F/Q, ठीक है, या फिर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना, न्यूटन पर कूलाम में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको याद रखना है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो प्लस क्यू चार्ज होता है और होता है माइनस क्यू चार्ज, तो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो प्लस क्यू से बाहर की ओर होती है। कैसी होती है? कर्व्ड। और जो माइनस क्यू है उसमें अंदर की ओर होती है। और कैसी होती है? कर्व्ड होती है ये। कैसी होती है ये? कर्व्ड मतलब वक्राकार, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीसरा, आपको भी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। भी बराबर क्या होता है? E/D, मतलब ई की जगह पर आप लिख सकते हो V/D। ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। भी होता है पोटेंशियल, और ये होती है डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल,
डिफरेंस, और ये होती है डिस्टेंस। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला आपको रखना है v का, विभव का। क्या होता है? W/Q। विभव की परिभाषा, ये तो खैर आप सभी को आता ही होगा। विभव की परिभाषा ही होती है इकाई आवेश को एक निश्चित बिंदु में विद्युत इकाई आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। उसे हम लिखते हैं W/Q से, मतलब जूल पर कूलम। ठीक है, इतना आपको पता होगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। ठीक है, किस पर आते हैं? हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, प्लस क्यू है, इधर पर एक पी बिंदु है जहां पर की भी वोल्ट है और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। टोटल डिस्टेंस है एक्स। अब इससे इधर आ गए हम कौन सी डिस्टेंस पर? डी एक्स चल कर आ गए, और यहाँ पर बिंदु है जेड। इतनी जो डिस्टेंस ये हो गई एक्स माइनस डी एक्स, और जो विभव है वो हो गया डेल्टा भी कम हो गया, नया विभव है v डैश। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है यही गिरावट होती है, v माइनस v डैश। ये जो गिरावट आई है किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से आवेश की तरफ जाने पर जो पोटेंशियल में गिरावट आ जाती है, विभव पतन को ही हम बोलते हैं विभव प्रवणता। इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, g इज इक्वल टू द 1/x इंटू v अपॉन लॉग कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये आपको याद रखना है। कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या होता है? ये होता है एक केबल। ठीक है, यहाँ पर अगर अंदर वाले पार्ट को देखो तो होता है स्मॉल डी/2, और बाहर वाली त्रिज्या होती है कैपिटल D/2। ठीक है, अगर जी मिनिमम निकालना है तो एक्स मैक्स होना चाहिए, और अगर जी मैक्स निकालना है तो एक्स मिनिमम होना चाहिए। और आज ही हमने पढ़ा है, अगर जी मिनिमम है, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट मिनिमम है, तो कैसे काम करेगा ये? इंसुलेटर की भांति। और अगर मैक्सिमम है तो कैसे काम करेगा ये? कंडक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये चीजें। ओके, एक और फॉर्मूला आपको बताया था गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए मैंने आपको क्या बताया था? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहती है? एक सदिश राशि। फ्लक्स कैसी हो जाएगी? फ्लक्स भी एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर जो डीएस है, डीएस क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल। ये है मान लीजिए क्षेत्रफल। ठीक है, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, ये है ई जो यहाँ पर आ रहा है। तो फाई क्या होता है? फाई होता है इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या, उसे हम बोलते हैं फाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इतना याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कुछ कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर के बारे में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। क्यू होता है आवेश और बी होता है वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए होता है परावैद्युतांक, ए होता है एरिया, और डी होती है दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये समानुपाती हो जाएगा 1/d। अब कंडेंसर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वो किसके बराबर होगी? कंडेंसर की हाफ सी भी स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्यू स्क्वायर कैपिटल में लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है? क्यू बराबर सी भी होता है ना, क्यू अपॉन 2c। ठीक है, या फिर होता है क्यू भी बाई 2। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो हाफ सी भी स्क्वायर। सी की जगह पर आपने लिखा क्यू बाई, नहीं भी की जगह पर आपने लिखा क्यू बाई सी। अब इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, जब आप भी में, भी और क्यू में इसको रिप्रेजेंट करोगे तो सी की जगह पर आप क्यू बाई भी लिख सकते हो, मतलब कि क्यू बी बाई टू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या फेराड पर मीटर। ठीक है, ऐसा भी हम लिख देते हैं। ओके दोस्तों, इतना पता है। अगला अगला आपको याद रखना है, सीरीज में अगर जुड़े हों संधारित्र सीरीज में, तो सी नेट कितना हो जाएगा? सी नेट 1, सीरीज में इस तरह से, सीरीज में है तो 1/सी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से जाते जाओ आगे, और 1/CN तक। और अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो सी नेट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इस तरह से आपको ये याद रखना है CN तक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना है, ये होता है संधारित्र।
ये दोनों जो प्लेटें होती हैं, ये होती हैं कंडक्टर, ठीक है? और ये वाली जो प्लेट होती है, ये होती है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे और कल से नया लेक्चर शुरू होगा, नया टॉपिक शुरू होगा, तो प्लीज़ आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कल फिर मिलते हैं, थैंक यू।